बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का बुनियादी मकसद है कि एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल टास्क्स और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो हैं डिफरेंट, कैसे हम अप्लाई करते हैं। चलें जी, देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा एक्सेल के इंटरफेस को समझते हैं। एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी भी सॉफ्टवेयर को समझना हो तो सबसे बेहतर तरीका यह होता है सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने का, समझने का, कि पहले उसके इंटरफेस को समझ लें। इंटरफेस क्या होता है उसकी लुक एंड फील। इंटरफेस का उर्दू में मतलब है राब्ते का जरिया। हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के स्टीयरिंग और बटन शटन क्या है डैशबोर्ड पे, उसको जरूर देखते हैं, टच करके देखते हैं। नया एसी खरीदते हैं तो उसका जो रिमोट होता है ना, पहले दिन बार बार रिमोट के बटनों को टच कर करके देखते हैं कि किससे क्या होगा, इस बटन से क्या होगा। ऐसे ही है। नया लैपटॉप लेते हैं तो कुछ तो यूजुअली आपको पता है, लेकिन अच्छा ये किस लिए, ये पोर्ट किस लिए, ये उसको जरूर चेक करते हैं। असल में ये क्या होता है, ये उस लैपटॉप का इंटरफेस है। एसी का इंटरफेस क्या, क्योंकि एसी के पास आप खुद नहीं जा सकते क्योंकि ऊंचा ऊपर लगाया होता है, इसलिए उन्होंने इंटरफेस उसका रिमोट की शक्ल में दे दिया। पुराने दौर में जो एसी होते थे उनके रिमोट नहीं होते थे, वो ऐसे नीचे करके दीवार में लगे हुए होते थे, उन्हें विंडो एसी भी कहते थे। तो उस तक हाथ वैसे ही पहुंच जाता था, तो उसके बटन्स होते थे, वो असल में उसका क्या था, इंटरफेस था। तो इसी तरह इस सॉफ्टवेयर का भी ये इंटरफेस है जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है। इसमें सबसे टॉप के ऊपर ना, ये ऊपर टाइटल बार है, उससे नीचे जो है ना ये वाले जो, ये उसी तरह ही है जैसे वर्ड में है। ये असल में क्या है, इन्हें मेन्यूज भी कह देते हैं। वैसे पुराने दौर में मेन्यूज कहते थे, अब वैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं इसको मेन्यू ना कहें, इसको या तो टैब कहें या फिर इसको रिबन्स कहें। टैब या रिबन्स, वो कहते हैं इसको टैब्स कहें और रिबन कहें। बेटा जी आप आ जाओ, बस ठीक हो गया, ये कर लेंगे। ये बस आपने मेरे साथ रखवा देनी है असाइनमेंट्स, बट इट्स ओके। जिनकी नहीं होगी मैं खुद भी फिर देख लूंगा। आ जाओ आप, पहले आप पढ़ो, शाबाश आ जाओ। अच्छा जी, ये क्या है जी, ये टैब्स हैं। अच्छा ये जो है इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार है, यहां पे जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे ना जी वो इधर आ जाएगा। एक अहम बात पता चल गई, एक्सेल में ज्यादा काम ही हमने ये करना, फॉर्मूलाज, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूलाज। जैसे स्टैटिस्टिक्स के टीचर आपको फॉर्मूला बताते हैं, मीन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मोड का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, क्या फॉर्मूला है, क्यों जी बताते हैं ना आपको। रेशो एनालिसिस क्या है, इस तरह की चीजें। तो यहां पे भी हमने फॉर्मूलाज एक्सेल में ज्यादातर लिखने। किसी भी बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये छोटे छोटे जो बॉक्स है ना, इन्हें कहते हैं सेल्स। ये जो बॉक्स है इन्हें सेल्स कहते हैं। किसी भी सेल में जो हम डाटा लिखेंगे, डाटा भी नजर आएगा, लेकिन अगर हमने कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बार में जरूर नजर आएगा। क्योंकि आमतौर पर जब किसी सेल में फॉर्मूला लिखेंगे ना तो फॉर्मूला नजर नहीं आएगा हमें, सेल के अंदर लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। सेल में लिखा हुआ आएगा फॉर्मूला का रिजल्ट। ये देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा 12, ये जो निशान है ना छोटा सा, ये जो अभी मैंने लिखा, ये पावर का निशान है। 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 कितनी होती है? तो देखो यहां फॉर्मूला नहीं अब लिखा आएगा, यहां 144 लिखा आएगा। अब हम भूल गए कि यार फॉर्मूला क्या था। अब फॉर्मूला देखना है तो इस पर क्लिक करें, फॉर्मूला आपको वहां नजर आएगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में हमेशा फॉर्मूला नजर आएगा। अगर आप यही देखना चाहते हैं फॉर्मूला को तो या F2 का बटन दबा दें या इस पर डबल क्लिक कर दें, तो आपको यहां पर भी फॉर्मूला आपका नजर आ जाएगा कि ये डाटा किसी फॉर्मूला से तो नहीं आ रहा, हो सकता है किसी फॉर्मूला से आ रहा। और अभी देखें ये जो डाटा एंटर किया, यहां भी मैंने 144 एंटर किया, लेकिन ये फॉर्मूला से नहीं आ रहा, ये प्योर डाटा है, प्योर डाटा। स्टैटिस्टिक्स तो सारी है ही डाटा के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स जो है पूरे 4 साल जो पढ़ना है आपने, आपका काम ही डाटा के साथ है, ठीक है। कभी डाटा कलेक्शन है, कभी डाटा प्रोसेसिंग है और कभी डाटा प्रेजेंटेशन है। कलेक्शन, प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन सारी स्टैट इसी के ऊपर ही। कलेक्ट कैसे करना है, किस सिचुएशन में कौन सा डाटा कलेक्ट करना चाहिए,
और किस तरह से प्रोसेस करना है, कौन सी सिचुएशन पे कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सी सिचुएशन पे किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या, और जब उसका रिजल्ट आ जाए क्या उसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, क्या न्यूमेरिक डेटा में प्रेजेंट करना है। क्यों जी, सारे स्टैटिस्टिक्स इसी के ऊपर। लो जी, पता चल गया कि किसी सेल में अगर डेटा लिखा हुआ हो तो डेटा नजर आ जाएगा, अगर फॉर्मूला लिखा हुआ तो फॉर्मूला नजर नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नजर आएगा। और अगर हमने फॉर्मूला को देखना है या तो किसी सेल पे जाके F2 का बटन दबा दें, या डबल क्लिक कर दें, या फिर जस्ट क्लिक कर दें और उसका फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में नजर आ जाएगा। फॉर्मूला बार का पता चल गया। उसके साथ है जी नेम बॉक्स। यहां पे हर सेल का नाम होता है। किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो देखें इसका नाम है एक्चुअली H4, H कॉलम में है ये और 4 रो में। CR का तो सबको पता है, C से कॉलम, R से रो। बस आपने CR को याद रखना, जहां भी ऐसी सिचुएशन आ जाए CR को याद रखना। मतलब याद रखना है CR। किसी भी सेल का नेम कैसे बनेगा, कॉलम रो, C से कॉलम, R से रो। पहले कॉलम आएगा बाद में रो है। क्यों CR? ठीक है ना। अच्छा जी, नेम बॉक्स में क्या नजर आ रहा है हमें, CR। हर सेल का कॉलम और रो, और कॉलम और रो से कौन सी चीज बनती है, किसी भी सेल का एड्रेस। अभी 3 नाम लिख ले सेल का। इसे सेल का एड्रेस भी कहते हैं, इसे सेल रेफरेंस भी कहते हैं, और इसे सेल नेम भी कहते हैं। ये जो सेल वहां नजर आ रहा है ना, उधर A4, इधर A4 लिखा नजर आ रहा है सबको। तो ये जो A4 लिखा आ रहा है ना, इसे सेल नेम भी कहते हैं, इसे सेल रेफरेंस भी कहते हैं, इसे सेल एड्रेस भी कहते हैं। ये पेपर में आ सकता है, MCQ पूछा जा सकता है। सेल रेफरेंस भी कहते हैं, सेल नेम भी कहते हैं, और सेल एड्रेस भी कहते हैं। अब याद रखना, अब मैंने बार बार नहीं बताना। सेल नेम, सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस। अब मैं जब भी हम बात करेंगे तो मैं आपको यही कहा करूंगा, इस सेल का एड्रेस ये है, तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसकी बात कर रहे हैं, सेल के नेम की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेम बॉक्स का भी पता चल गया। अच्छा, आगे जाके फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जुमे वाले दिन जो लेक्चर होगा उसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगा। बेटा जुमे वाले दिन भी आपने लाना है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर आपको बताऊंगा इसका और भी बहुत सारे यूज हैं नेम बॉक्स का। अभी तो हम हर सेल का नाम यहां से पता चल रहा है ना हमें, और हम किसी खास सेल पे जाना चाहते हैं। मैं J12 पर जाना चाहता हूं, J12 लिखा, एंटर किया, वो देखो सीधा J12 पे पहुंच गए। अगर X22 पे जाना चाहता हूं तो तब भी जा सकता हूं। जहां भी कोई सेल है बस उसका नाम वहां लिखेंगे, आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। इसमें करोड़ों सेल्स हैं, लाखों नहीं है, करोड़ों सेल्स हैं। हाँ, रैंडमली वहां पे पहुंचा देगा, रैंडमली, रैंडम एक्सेस जो आपको बताया। वेरी गुड। इसमें 16,384 है मेरा ख्याल कॉलम्स, और 10,48,576 नहीं 10। ये देखो, इधर देखें, कंट्रोल का बटन दबा के ये एरो की दबाए ना नीचे, गेम में खेलने के लिए नहीं होती एरो कीज। कंट्रोल का बटन दबा के डाउन एरो की दबाए ना तो आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। ये देखें 10,48,576, 10,48,576। ठीक है जी, इतने इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं 16,348 एक शीट में। तो तभी मैं बता रहा हूं कि इतने करोड़ों, देखो इसका मतलब है एक शीट में इतने करोड़ सेल्स हैं। समझ रहे हैं ना कि नहीं? सेल्स तो ज्यादा ही होंगे ना। फिर सेल्स कितने होंगे? 10,48,000 को 16,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने करोड़ बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो किसी भी सेल में जाना चाहें, यहां सेल का नाम लिखें, आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हम
ग्रुप ऑफ सेल्स को भी कोई नाम दे सकते हैं। कुछ 100-200 सेल्स हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लिखा हुआ, क्यों ना उसको सिलेक्ट करके उन सारे सेल्स का एक नाम रख दें। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहेंगे हम रेंज। छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स are known as a range. Group of adjacent cells are known as a range. A range, एक रेंज कहेंगे ना उसे। ए तो वैसे लिखना ना, ए वैसे लिखना, आगे रेंज लिखना। ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर नोन एज अ रेंज। बस बेटा इसमें बात यही समझने वाली है कि ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल जो साथ साथ हो ना सेल्स, उनको इकट्ठा करके हम कह देते हैं रेंज। एडजेसेंट उसे कहते हैं साथ, हमारे घर के साथ वाला घर भी एडजेसेंट है और इधर वाला घर भी एडजेसेंट है, इसे कहते हैं एडजेसेंट। ठीक है, जो साथ लगते हो, जो 2-4 घर छोड़ के, हाँ जैसे आप और सिया, ठीक है, और जो 2-4 घर छोड़ के हो वो एडजेसेंट नहीं है। चलो जी, ये नीचे जो नजर आ रहा है ये सेल्स हैं सारे। चलें अब थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं, कुछ मैथमेटिकल वर्क करते हैं, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल वर्क करते हैं। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता चल गया। अच्छा, एक बात छोटी सी बस बतानी थी, एक्सेल में जो भी हम फाइल बनाते हैं दैट इज नोन एज अ वर्क बुक, ज़हन में रखना है। एक्सेल की जो फाइल हम बनाएंगे उसे कहेंगे वर्क बुक, एंड वर्क बुक विल कंटेन 1 or more वर्कशीट्स। बस ये 2 बातें याद रखनी, वर्क बुक क्या है और वर्कशीट क्या है। एक्सेल में जो भी फाइल बनाएंगे, दोबारा बता देता हूं, एक्सेल फाइल इज नोन एज ए वर्क बुक, एक्सेल फाइल इज नोन एज अ वर्क बुक, and one workbook contains 1 or more worksheets। एक वर्कबुक में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती है। क्लियर? ओके जी, पहले जरा कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शीट बनाते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट, जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट हो, तो उसमें लिखते हैं रोल नंबर, नेम, सब 1 का मतलब है सब्जेक्ट 1, सब 2, सब 3, सब 4, कितने पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट? 5 पढ़ रहे हैं ना, सब 5, और यहां पे लिख लेते हैं टोटल। अच्छा, इस तरह करते हैं, यहां लिखते हैं टी मार्क्स और उसके बाद लिखते हैं ओ मार्क्स। टी मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स, और ओ मार्क्स क्या है? ऑब्टेन्ड मार्क्स। टोटल कितने थे? टोटल 500 थे या जितने भी थे, और ऑब्टेन्ड मार्क्स वो हैं जितने उसने हासिल किए। अच्छा, उसके बाद एवरेज क्या रही उसकी, ठीक है, और चलो नहीं, पहले लिख लेते हैं रिजल्ट और फिर लिख लेते हैं ग्रेड। क्लियर? चलो जी, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, और यहां पे क्लिक। अच्छा, ये जो कॉर्नर पे नजर आ रहा है ना, छोटा सा निशान है इधर कॉर्नर पे, बिल्कुल। इस निशान को क्या कहते हैं? इस निशान को कहते हैं फिल हैंडल। फिल
हैंडल। गाड़ी का जो हैंडल है उसे क्या कहते हैं? ड्राइविंग हैंडल। वो फिल हैंडल तो नहीं, वो तो ड्राइविंग हैंडल है ना। तो ये कौन सा हैंडल है? फिल हैंडल। ऐसा हैंडल जिसके जरिए से डेटा फिल करते हैं, एक्चुअली इसे कहते हैं फिल हैंडल। अब मैं आपको डेटा फिल करना सिखाता हूं। स्टैटिस्टिक्स में इसकी बड़ी जरूरत होती है। स्टैटिस्टिक्स में डेटा की बहुत जरूरत होती है, और कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई काम करना सैंपल डेटा में मिल जाए। हम मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सैंपल डेटा मिल जाए, तो इसमें बड़े तरीके हैं। सैंपल डेटा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बताएंगे आगे जाकर। अभी चलो थोड़ा सा तो हम फिल डेटा करें ना। इसको क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यही डेटा कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा, मैं फिल तो करना चाह रहा हूं। ये फिल कर रहा है। एक और तरीका भी है, ये यहां से नीचे तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी दबाऊंगा ना, ये सारा का सारा डेटा फिल हो जाएगा। डी का मतलब होता है डाउन, नीचे की तरफ डेटा को फिल कर दो। कंट्रोल डी का काम क्या है? नीचे की तरफ डेटा को फिल करना। ऊपर को डेटा फिल करने के लिए तो फिर वही है, फिल हैंडल से। फिल हैंडल से कर सकते हैं, लेकिन कमांड कोई नहीं है। हाँ, राइट साइड पे फिल कर सकते हैं। वो असल में ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज राइट साइड को लिखी जाती है लेफ्ट से, और ऊपर से नीचे की तरफ। एक लाइन लिख के कभी भी हम ऊपर नहीं जाते, बल्कि नीचे आते हैं। तो इसलिए इन्होंने दो ही ऑप्शन रखे हैं, या तो नीचे की तरफ फिल कर सकते हैं कमांड से। वैसे तो ऊपर भी कर सकते हैं फिल, लेकिन कमांड्स जो हैं वो दो दी हुई हैं। एक तो नीचे की तरफ फिल कर सकते हैं डाउन, और दूसरा राइट की तरफ फिल कर सकते हैं। ये देखो, अगर इसी डाटा को राइट की तरफ फिल करना हो, राइट की तरफ सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल आर दबा दें, वो राइट की तरफ फिल कर देगा। राइट की तरफ भी फिल कर सकते हैं और डाउन भी फिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ना राइट की तरफ फिल करना है। वो तो ऐसे समझाने के लिए कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल आर याद रखना राइट फिल, कंट्रोल डी याद रखना है डाउन फिल। लेकिन अब मैंने एक और काम करना है, मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, लेकिन कंट्रोल का बटन दबा के ड्रैग करना है। जब कंट्रोल का बटन दबा के मैं ड्रैग करूंगा ना, तो ये एक सीक्वेंस फिल करेगा। 1 के बाद 1 नहीं फिल करेगा, 2 3 4 5 6 सीक्वेंस फिल करेगा। कंट्रोल दबा के उसको नीचे ड्रैग किया, ठीक है। वो भी बता देते हैं। इसको नीचे तक ले, उसके बाद कंट्रोल दबा दें, ठीक है। कंट्रोल नहीं दबाया अभी तक। जब आपका डेटा आप एंटर फाइनलाइज करने लगे, बस कंट्रोल दबा दें उस वक्त, ठीक हो गया। हाँ, उस तरह से भी कर सकते हैं। वो एक ना, हम पहले खुद, वो जरा थोड़ा सा मतलब लेंथी है, उस वो वैसे कहाँ यूज किया जाता है ये देखें। अब हमें कंट्रोल भी नहीं दबाना पड़ेगा, ये देखें, क्योंकि उसको सीक्वेंस खुद ही पता चल गया। उसे पता चल गया कि अब मैंने जो है 1 2 3 ही आगे नहीं कॉपी करना, बल्कि ये कोई सीक्वेंस है इन दोनों को, बल्कि 2 3 ना भी होते, 2 भी होते ना, लेकिन अब 2 पहले लिखेंगे या 3 लिखेंगे, उनको फिर सिलेक्ट करेंगे। अब कोई कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं, अब वैसे ही है। लेकिन ये आमतौर पर ज्यादा तब यूज किया जाता है जब हम इस तरह की सीरीज, या जैसे 40 या 50 और 100, ये देखो 50 और 100 लिख दिया। अब इसकी सीरीज बनानी है, इन दोनों को सिलेक्ट करें, वो इसकी सीरीज बना दें, कंट्रोल नहीं दबाना। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा जी, आगे नेम लिख दिया, सब्जेक्ट 1 में अली के मार्क्स बता दिए, सारे सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर कर दिए। टोटल मार्क्स हैं जी 500। ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएंगे? लो जी, ऑब्टेन मार्क्स के लिए अब लगाते हैं फॉर्मूला। मैं मैग्नीफायर भी लगा देता हूं यहां पे। फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं? यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये है C2, D2, E2, F2 और G2। इन सबको प्लस करो, C2 प्लस
D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2। लो जी, इसने सबको प्लस कर दिया, प्लस करके आंसर दे दिया। ठीक है जी, ऑब्टेन्ड मार्क्स 366। लेकिन एक और तरीका हमारे पास है, वो भी ज़हन में रखना है, वो है, ये था फॉर्मूला, और अब जो बनाएंगे, अब भी है तो फॉर्मूला ही है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर अब हम लगाएंगे फंक्शन। अब मैंने फंक्शन लगाया सम, सम का फंक्शन लगाया, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लगा दी। और ये बड़ा आसान है, इसको सिर्फ बता दें C2 कॉलन G2, ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसको रेंज बता देनी है कि C2 से शुरू करो और G2 पे खत्म करो, दरमियान में कॉलन जरूर लगाना, ये ज़हन में रख लें, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें। अब ये क्या करेगा, हमें सबका सम लेके बता देगा। ये देखें, अब भी उसने सही सम कर दिया। एवरेज लेना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज, किसका एवरेज लेना है, उसी तरह से C2 से लेकर G2 तक का एवरेज लेना है। अभी एक अहम बात अभी बताऊंगा, अगर तो ये सारे मार्क्स जितने भी हैं ये सब 100 में से आ रहे हैं, फिर तो एवरेज ठीक है, मतलब वो फिर एवरेज और परसेंटेज की बात एक ही है, अगर सारे 100 में से है। लेकिन अगर 100 में से नहीं है, मतलब ये सारे मार्क्स जो है 80 में से हैं, और 80 में से तो किसी के 75 आ जाएं तो वो 75% तो नहीं ना होते, 80 में से तो 75 होते हैं, तकरीबन 93%। 80 में से 75 नंबर किसी ने लिए हैं, आपका जैसे पेपर है, आपका 60 नंबर का पेपर है, आपके जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 60 में से होंगे, तो 60 में से किसी ने 48 ले लिए, वो तो 80% होते हैं, वो 48% तो नहीं होते। तो अगर तो ये मैं ऐसे टिप बताना चाह रहा हूं आपको, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 100 में से हैं तो आपकी एवरेज और परसेंटेज जो होती है वो सेम, यानी ये जो आपकी एवरेज आ रही है यही आपकी परसेंटेज है। लेकिन अगर वो 100 में से नहीं है, मिसाल के तौर पर टोटल मार्क्स थे 450, वो 90 में से हैं, तो फिर ये आपकी एवरेज कुछ और होगी और परसेंटेज कुछ और होगी, क्योंकि वो अब टोटल मार्क्स 500 में से नहीं है, अब कितने में से हैं, 450 में से। तो अब परसेंटेज कैसे निकालनी है, अब उस तरह से, अब एवरेज के फंक्शन से नहीं निकालनी, अब कैसे निकालनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो अभी एवरेज निकल आएगी इसकी, और परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज इसकी अगर 90 में से है तो फिर ज्यादा होगी, वो जो 72% या जितनी भी बन रही थी। अब देखें इसकी परसेंटेज कितनी बन रही है, 81%। क्यों, क्योंकि वो मार्क्स जो जितने भी इसने मार्क्स इस बंदे ने लिए हैं वो 100 में से नहीं है बल्कि 90 में से है, तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब देखे ना, मतलब आप घर जाके बताते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आईटी के पेपर में मेरे 48 नंबर हैं, तो डांट पड़ेगी कि 100 में से सिर्फ 48, तो डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप बताएंगे कि वो 100 में से नहीं है, वो तो 60 में से है, तो फिर शाबाश मिलेगी, नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ए ग्रेड होता है 48, जिसके 48 आ गए वो तो अच्छा जी। अब लगाते हैं जी इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन लगाते हैं कि जिसके 50% से ज्यादा हो या 50% भी हो वो पास है। मिसाल है, अभी फिलहाल हम ये रखना चाहते हैं 50% और अबव जो है ना उसको पास करते हैं। फिर हम कोई और रूल भी लगा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। मतलब हम कहते हैं अगर सब में उसके 45 नंबर है, यानी 90 में से 45 नंबर है, हर एक में किसी एक में भी 45 से कम हो गया तो फेल, मिसाल। या अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं, 2 पेपर में अगर स्टूडेंट की कंपार्ट भी आ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो दोबारा दे सकता है। यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं ना, तो हम वो भी कंडीशन अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी
हम इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं लगाएंगे, अभी सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नहीं 45 नहीं, अभी एवरेज बस देखेंगे। एवरेज 50% या उससे ज्यादा अगर है, यानी परसेंटेज या एवरेज अगर वो ज्यादा है तो पास है। तो क्या करते हैं जी, इफ एवरेज, यानी एवरेज किस में लिखी हुई है? देखें J2 में, J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा डबल कोट्स में लिखना है पास और फिर डबल कोट्स में ही लिख देना है फेल। इसको थोड़ा सा समझना है, इफ फंक्शन को भी समझना है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है इसका वो है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरा हिस्सा जो है ये क्या है? ट्रू रिजल्ट, यानी वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर वो पीछे लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर क्या काम करना है? फिर शो करना है पास। लेकिन क्योंकि ये जो शो करना है ये नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो फिर डबल कोट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये ध्यान में रख लें। क्योंकि वो टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा को किस में लिखा जाता है? डबल कोट्स में। फॉर्मूलाज के अंदर, फंक्शंस के अंदर जब भी हमने टेक्स्ट डेटा को यूज करना हो तो वो किस में लिखते हैं? डबल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो पास, अदरवाइज फेल। ठीक हो गया? ले जी, फंक्शन अप्लाई किया, उसने इसको पास शो कर दिया। ग्रेड का फॉर्मूला अभी लगाते हैं। अब हम एक और पर्सन का डेटा लिखते हैं, इमरान। अच्छा, इसके मार्क्स कम है, अब वही फॉर्मूलाज जो पहले अप्लाई किए थे वही इधर अप्लाई करेंगे। इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स बन रहे हैं 191 और इसका ग्रेड बन रहा है 40, इसके एवरेज बन रही है 42%, ये फेल हो। ठीक है, इस तरह से आपने ये शीट बनानी है इंशाल्लाह। बाकी फिर